स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मेरा नाम प्रीतेश माथुरकर है। आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी एट स्टडी IQ। On the behalf of me and on the behalf of my team, I welcome you all to this very special video जिसमें हम लोग जानेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसमें हम लोग A to Z जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता क्या है, किस वजह से होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, माने कि क्लाइमेट चेंज धरती पे अलग अलग जगहों पे किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। ये एक वीडियो आपको पूरा बता देगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर लगा कि सर क्लाइमेट चेंज थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो तुरंत देख सकते हैं, तुरंत अपने कंसेप्ट ब्रशअप कर सकते हैं। एंड देखिएगा जनाब, ये जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ये बेहद ज्यादा न्यूज में है। हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यानी आते ही है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रीलिम्स रहे चाहे वो मेंस रहे। एंड अभी आप देख रहे हो कि हम और आप सभी लोग इन द एरा ऑफ एंथ्रोपोसीन रह रहे हैं। एंथ्रोपोसीन माने कि आज हम ह्यूमंस इतने कैपेबल है कि हम धरती का रूप बदल रहे हैं, हम धरती का स्वरूप बदल रहे हैं। किस तरीके से? ग्लोबल वार्मिंग करके, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज करके। तो चलिए जानते हैं कि एंथ्रोपोसीन यानी होमो सेपियंस सेपियंस कैसे धरती के क्लाइमेट को बदल रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हमें बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली एटमॉस्फेयर है क्या, उसके कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है, एंड विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बेसिक्स क्या क्या है, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे ऑन एडवांस लेवल, एंड इसके साथ साथ हम लोग इंटरैक्टिव ग्लोब पे भी देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज मैनिफेस्ट कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं आप सबको बोलूं कि एटमॉस्फेयर बेसिकली है क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर गाइस इज नथिंग बट एनवेलप ऑफ गैस। वो एक एनवेलप है गैसेस का जो धरती को सराउंड करता है। ओके, एंड एटमॉस्फेयर जो है वो धरती पे लाइफ पॉसिबल करता है। क्यों? बिकॉज जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या देता है? वो हमें गैसेस देता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? बिकॉज हमें रिस्पायर करना है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? बिकॉज प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि इन गैसेस की मात्रा कितनी है, ये गैसेस काम क्या करती है, एंड इसमें से कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली ग्रीन हाउस लिंक्ड क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आप और मैं कि कौन सी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, उनका रोल क्या होता है एंड उनका लिंक क्या है क्लाइमेट चेंज से। तो अगर मैं आप सभी को गैसेस के बारे में बताऊं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो 3 ग्रुप्स में बांटी जाती है। एक होता है मेजर स्लैश परमानेंट, दूसरा ग्रुप होता है टेम्पररी, एंड थर्ड ग्रुप जो होता है उसमें हम लोग वाटर वेपर डालते हैं, उसमें हम लोग एरोसॉल्स डालते हैं, उसमें हम लोग डस्ट पार्टिकल्स डालते हैं। तो अगर मैं आप सबको पूछूं कि परमानेंट गैसेस कौन सी एटमॉस्फेयर की, तो आप बोलेंगे कि सर परमानेंट गैसेस तो वैसे देखा जाए तो 4 है मेजरली। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन लगभग 78% है धरती पे। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग 21% है। इसके बाद आता है अर्गोन, अर्गोन लगभग 0.93% है। एंड इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.003%, इतना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद आती है टेम्पररी गैसेस। तो टेम्पररी गैसेस अगर मैं आप सबको बताऊं कि टेम्पररी गैसेस कौन सी आती है एटमॉस्फेयर में, तो टेम्पररी गैसेस आप मान सकते हैं ओजोन, जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है। ओजोन की अगर आप मात्रा देखेंगे तो इट इज 0.00003%। इसके साथ साथ आपको जेनॉन भी मिलता है, इसके साथ साथ आपको हीलियम भी मिलता है, एंड आपको थोड़ा सा हाइड्रोजन भी मिलता है। इसके बाद आपके आते हैं वाटर वेपर। तो आपकी रहेगी वाटर वेपर। वाटर वेपर की मात्रा डिपेंड करेगी कि आप धरती के किस जगह पे खड़े हुए हैं। अगर आप इक्वेटर पे हैं, अगर आप जंगलों में हैं, अगर आप रेन फॉरेस्ट में खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जनाब, वहां पे
पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी एंड वो लगभग 4 से 5% रहेगी। एंड ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, ये वेट एयर नहीं है, दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। तो अगर आप इक्वेटर पे है जनाब, तो वाटर वेपर आपको लगभग 4 से 5% मिलेगा। अगर आप डेजर्ट्स में है तो ये कॉन्सेंट्रेशन गिर के 0 तक आ सकता है। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे डस्ट पार्टिकल्स, यू विल फाइंड एरोसॉल्स। एरोसॉल्स माने कि आप सब लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, इंडिया में चलता क्या है, फॉग चलता है। ओके, कहीं पे कोई समोसा बना रहा है तो समोसे का जो ऑयल है वो भी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होगा, स्मोक पॉइंट रीच हो गया तो हमें एरोसॉल्स मिलेंगे, हमें डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स में बांटा जाता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को। आप बोलेंगे कि सर हम कंपोजिशन का क्या करें क्लाइमेट चेंज के साथ में, तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्यों हमें कंपोजिशन पढ़ना बेहद जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है, तो अगर 78% नाइट्रोजन है, इसका काम क्या है? ओके, इसका काम एक है, नाइट्रोजन, अर्गोन और जेनॉन, ये तीनों गैसेस क्या करती है पता है जनाब आपको? ये तीनों गैसेस धरती के एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करती है। क्यों? बिकॉज धरती के एटमॉस्फेयर में 21% क्या है? ऑक्सीजन। एंड जो ऑक्सीजन गैस है जनाब, वो गैस कैसा है? कंबस्टिबल। तो सूर्य देवता का प्रकोप है धरती पे, कॉन्स्टेंटली हमारे धरती पे सन की रेज बम्बार्ड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। ओके, इंसोलेशन इज द सनलाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ। अगर इंसोलेशन है धरती पे तो जाहिर सी बात है हीट भी आएगी। तो अगर नाइट्रोजन, अर्गोन और हीलियम हीलियम नहीं रहे तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ये कंबस्ट हो जाएगा। इसी वजह से नाइट्रोजन, अर्गोन एंड हीलियम ये क्या करेगी? ये गैसेस एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करेगी ताकि एटमॉस्फेयर खुद ब खुद जल नहीं जाए। तो अभी हम लोग आते हैं मेजर टॉपिक पे। आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है? ये तो जनाब 0.1% से भी लेस है। अगर आप CO2 एंड आर्गन की मात्रा कंबाइन करेंगे तो भी ये लेस देन 1% है। अब आप बोलोगे कि सर ये मात्रा तो इतनी कम है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जो है धरती का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी ये जानना हमें बेहद जरूरी है। एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। ओके, ये सारी कैसी गैसेस मानी जाती है? ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं? बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेगी? ये धरती का जो भी टेरेस्ट्रियल आउट रेडिएशन है उसे ये क्या करेगी? कैप्चर करेगी। तो ग्रीन हाउस गैस have the property of what? Have the property of heat storage। वो धरती के आउटबाउंड रेडिएशन को क्या करती है? कैप्चर कर लेती। इससे क्या होता है? धरती का जो एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर है जनाब, वो मेंटेन रहता है लगभग 15.1 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एंड जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज कैसा कैसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अभी जानेंगे कि बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है एंड क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इनकी मात्रा कैसे इंपैक्ट करेगी धरती पे। ओके, तो जो भी सूरज की किरणें पड़ती है धरती पे, ओके, तो जिसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, तो ये हो गया हमारा सन का इंसोलेशन। ये जो इंसोलेशन होता है, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, ये इंसोलेशन होता है हाई एनर्जी, ये होता है हाई एनर्जी शॉर्ट वेव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे जनाब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपके पास आते हैं गामा रेज, आपके बाद आता है एक्सरे, उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद आता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम एंड आखिर में आता है हमारा इंफ्रारेड। तो गामा रेज एंड एक्स रेज जो है जनाब, ये कौन एब्जॉर्ब करता है पता है आपको? धरती के एटमॉस्फेयर में से।
तो जो धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर एक लेयर होती है लगभग 60,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उस लेयर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। वो लेयर क्यों बनती है? बिकॉज धरती का जो कोर है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो फ्लूइडिक है। एंड आउटर कोर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उनके फोर्थ स्टेट में हैं, यानी वो प्लाज्मा स्टेट में है। एंड ये जो आउटर कोर है, फ्लूइडिक आउटर कोर, ये सॉलिड इनर कोर के अराउंड घूमता है, स्पिन करता है। इसके वजह से धरती के आजू बाजू में लगभग 60,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक स्फीयर बनता है जिसे हम लोग मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। तो गामा रेज एंड एक्स रेज जो है ये प्राइमरीली कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारा मैग्नेटोस्फीयर। प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा, ये समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट। तो आप सबको याद है मैंने जब कंपोजिशन आपको बताया तो मैंने एक गैस आपको बताया, ओजोन। ये जो अल्ट्रावायलेट है EMR का, इसे कौन प्राइमरीली एब्जॉर्ब करेगा? इसे एब्जॉर्ब करेगा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। धरती की जो सेकंड लेयर आती है एटमॉस्फेयर से फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आएगी स्ट्रेटोस्फियर। तो जो अल्ट्रावायलेट है जनाब वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एंड जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है वो आता है लगभग 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, इसको एटमॉस्फेयर आने देता है। अब प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, गामा रेज एंड एक्स रेज को किसने रोक लिया? मैग्नेटोस्फीयर। अल्ट्रावायलेट को किसने रोक लिया? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ने। विजिबल स्पेक्ट्रम को क्या एटमॉस्फेयर रोक पा रहा है? नहीं। तो ये जो इंसोलेशन का विजिबल कंपोनेंट है, ये जो इंसोलेशन का विजिबल कंपोनेंट है, ये धरती पे आके क्या होगा? टकराएगा। इंफ्रारेड कुछ काम का नहीं है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहती है, एनर्जी कम रहती है, तो हम लोग इंफ्रारेड नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं जो इनबाउंड रेडिएशन होता है। बट जो विजिबल है वो धरती पे आके टकराएगा। अब जैसे धरती पे आके वो टकराया, धरती क्या करेगी? उसे एब्जॉर्ब करेगी। धरती खुद हीट अप होगी, है ना? कोई भी अगर बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या करेगी? सबसे पहले बॉडी उस पर काम करेगी, उसको हीट अप करेगी। तो ये इंसुलेशन आया, उसने धरती को हीट अप किया। अब जैसे धरती हीट अप होना शुरू हुई, धरती क्या करेगी? धरती ये रेडिएशन को आउटबाउंड तरीके से बाहर फेंकेगी। तो जो हमारा इनबाउंड है वो है हाई एनर्जी शॉर्ट वेव, बट जो आउटबाउंड रेडिएशन आता है धरती का वो होता है लेस एनर्जी, वो होता है लेस एनर्जी बट लॉन्ग वेव। एंड ये जो आउटबाउंड रेडिएशन है जनाब, ये प्राइमरीली होता है हमारा इंफ्रारेड। ये प्राइमरी हमारा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कौन सा रेडिएशन है? ये धरती का आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। बट अभी जैसे ही ये रेडिएशन बाहर निकलने लगा, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा? उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैप्चरिंग दिस आउटबाउंड इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसी ये रेडिएशन आई, CO2 क्या करेगा? यहाँ पे जितना भी CO2 होगा, ये CO2 क्या करेगा? इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वो धरती का एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाने लगेगा। तो आप और मैं जो आज धरती पे रह सकते हैं, आप और मैं जो आज धरती पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं झाड़ के नीचे, आप एंजॉय कर सकते हैं बारिश को, धूप को, बर्फ को, स्नोफॉल को, कोई भी चीज को, वो किस वजह से है? बिकॉज एटमॉस्फेयर में क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा। अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस नहीं रहते तो धरती का एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता एंड लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, तो हम लोग इसमें ये भी डाल सकते हैं, हम लोग इस पे बेसिकली सारे प्लैनेट्स लोड कर सकते हैं। तो ये जो प्लैनेट मैंने आपके आगे लोड किया है, ये प्लैनेट है हमारा सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। दिस इज द प्लैनेट वीनस। अगर आप वीनस को देख रहे हो तो देखो ये कितना ऐसा येलो येलो दिखता है। वीनस भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इसके ऊपर भी लैंड सरफेस है, बट पता है वीनस पे दिक्कत क्या है? वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 95%
कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेटेड है। इसके वजह से क्या होता है पता है आप लोगों को, वहां पे इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हो जाता है, इतना ज्यादा वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है कि एवरेज टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। धरती पे से भी ज्यादा बड़े ओशंस विनस पे थे, बट वो पानी क्या हो गया, पूरा बाफ बन गया। क्यों? व्हाई द वाटर इवेपोरेटेड? बिकॉज Venus's atmosphere was saturated by carbon dioxide by more than 95%। तो इस वजह से अगर आज आप विनस के सरफेस पे जाएंगे तो पता है आपको क्या मिलता है? आपको पूरे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स मिलेंगे विनस पे। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। वहां का एटमॉस्फेयर इतना बादलों से भरा हुआ है, वहां के एटमॉस्फेयर में इतने लाइटनिंग स्टॉर्म्स है कि अगर आप 1 स्क्वायर इंच जगह लेंगे विनस की, तो 1 स्क्वायर इंच पे लगभग लगभग हर 1 घंटे में कम से कम 6 लाख से 10 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। इतना ज्यादा वहां पे एटमॉस्फेयर हीटेड अप है, इतना ज्यादा वहां पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। तो अगर मैं फिर से आप सबको धरती के ऊपर लेके आऊं, हम लोग फिर से हमारे अगर प्लांट को डिस्कस करें, तो हम और आप इस वजह से धरती पे रह पा रहे हैं बिकॉज जो एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या कर रही है जनाब, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, धरती के एटमॉस्फेयर को रहने के लिए सुटेबल कर रही है। बट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चलिए आते हैं अभी 1750 के आगे, जानते हैं 750 से आगे क्या हुआ। तो अगर मैं आप सबको पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आऊं कि जब से हमने इंडस्ट्रीज बनाई, जब से हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया, तो फ्रॉम 1750s एंड ऑनवर्ड्स हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली ज्यादातर कौन सा गैस एमिट करते जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या एमिट करते जा रहे हैं ज्यादातर? मीथेन। मीथेन किस वजह से एमिट होता है पता है आप लोगों को? मीथेन इस वजह से एमिट होता है बिकॉज ऑफ डाइटरी प्रेफरेंसेस। अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां पे नॉर्मली लोग बीफ प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं, एंड ये जो बीफ प्रोडक्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं कैटल रैंचिंग। कैटल रैंचिंग बेसिकली होता क्या है कि आप एनिमल हस्बेंड्री करते हो, आप कैटल रियरिंग करते हो, किसके लिए? फॉर बीफ प्रोडक्ट्स। तो आप सबको पता है जो भी गैया भैंसे होती है वो क्या करती है? मल्च करती है। मल्च इन द सेंस वो पहले खाना पूरा निगल लेगी, उसके बाद बैठ के वो खाना चबाती है, एंड इस प्रोसेस में रिलीज क्या होता है? मीथेन। एंड मीथेन का जनाब शॉर्ट टर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसे हम लोग STGWP कहते हैं, शॉर्ट टर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये बहुत ज्यादा है। यानी 4 से 5 सालों में मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बेहद ज्यादा है। तो हम लोग अभी CO2 पंप कर रहे हैं, मीथेन पंप कर रहे हैं, हम लोग और गैसेस पंप कर रहे हैं। किस तरीके से? ड्यू टू इनकम्बस्टिबल, ड्यू टू इनएफिशिएंट कंबशन ऑफ व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स, है ना। आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल डालते हो, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए आपकी गाड़ी क्या छोड़ती है? धुआं छोड़ती है। थर्मल पावर प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो धुआं निकल रहा है, तो वो क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उस वजह से भी हम लोग गैसेस रेडिएट आउट कर रहे हैं, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम लोग नाइट्रोजनस कंपाउंड छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ये सारी गैसेस की मात्रा अभी क्या होते जा रही है? ये सारी गैसेस की मात्रा अभी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। इस वजह से जितनी भी हीट ट्रैप पहले हो रही थी, ये हीट ट्रैप अभी क्या हो रहा है? ये हीट ट्रैप अभी क्या हो रहा है? दिस हीट ट्रैप इज इंक्रीजिंग। एंड प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी गैसेस है ये एटमॉस्फेयर में लेस देन 1% है फिलहाल, बट अगर इनका प्रतिशत डबल हो गया, 2% हो गया, अभी ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तो ध्यान से समझिएगा अगर ये 2% हो गया तो क्या होगा, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड बहुत डराने वाला भी फैक्ट है कि अगर ये डबल हो गया, अभी इतना हो रहा है, तो डबल हो गया, तो अगर धरती का एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, क्या होगा? तो जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो पता है किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ये सारी गैसेस क्या करेगी? हीट ट्रैप करेगी। अगर ज्यादा हीट ट्रैप करेगी तो क्या होगा? यू विल हैव ग्लोबल वार्मिंग। यू विल हैव व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होगा हमारा क्लाइमेट चेंज। तो प्लीज रिमेंबर दिस गाइज,
क्लाइमेट चेंज के वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट ट्रैप। हीट ट्रैप क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सारी गैसेस की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। ये सारे कैसे गैसेस है? ये सारे है ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस। तो जितना आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, जितने आप बड़े बड़े महलों में रहेंगे, जितना आप 5 स्टार में रहेंगे, खाना खाएंगे, उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड उतना ज्यादा क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। तो चलिए समझते हैं अभी कि क्लाइमेट चेंज अलग अलग जगहों पे कैसे मैनिफेस्ट करता है। ये हमें समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली अलग अलग जगहों पे कैसे वेरी करता है एंड क्यों हमें इसके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, क्यों हमें इसके लिए बहुत ज्यादा वेरी रहना है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हमारा इंटरेक्टिव ग्लोब का मैं इस्तेमाल करूंगा एंड थोड़े से हम लोग रीजन बाय रीजन डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आप सबके लिए क्लाइमेट चेंज कैसे मैनिफेस्ट करता है धरती पे अगर वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है हम लोग सबसे पहले वो एरियाज देखेंगे कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर कौन से एरियाज में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो मैं बोलूंगा एंड द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक। क्यों? बिकॉज ये दो रीजन्स है, ये दो रीजन्स बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है क्लाइमेट चेंज को। किस वजह से? बिकॉज ये जो दो रीजन्स है, ये दो रीजन्स 6 महीना डार्कनेस एंड 6 महीना डे लाइट लेते हैं। ये दो रीजन्स जो है, ये दो रीजन्स माने जाते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ। परमाफ्रॉस्ट मींस यहाँ पे आपको 12 ही महीने 365 डेज अ ईयर 24 घंटे आपको क्या मिलेगी? बर्फ। बट अभी यहाँ पे पता है जनाब हो क्या रहा है? यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कंप्लीटली बदल रहा है। आप मानेंगे नहीं। ओके 2019 2020 ओके 2019 2020 21 22 एंड लेटेस्ट 23। ओके यहाँ पे पता है हो क्या रहा है? अगर आप अलास्का में जाएंगे, अगर आप इधर साइबेरिया में जाएंगे, तो यहाँ पे पहली बार आइस फ्री समर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आइस फ्री समर्स मींस समर्स में यहाँ पे बर्फ है ही नहीं। अगर मैं आपको ग्रीनलैंड लेके जाऊं, देखिए ग्रीनलैंड पूरा का पूरा सफेद है, सफेद इन द सेंस पूरा का पूरा आइस शीट से भरा हुआ है। ग्रीनलैंड इज एक्सपीरियंसिंग रिकॉर्ड मेल्टिंग एंड अकेला ग्रीनलैंड पता है अगर ग्रीनलैंड मेल्ट हो गया तो अकेला ग्रीनलैंड पूरे धरती के सी लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है लगभग 25 सेंटीमीटर से। तो ये बहुत डराने वाली चीज है। एंड पिछले साल 22-23 में ग्रीनलैंड से रिकॉर्ड आइस मेल्टिंग हुई है। तो हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टिक सी जो है, पहली बार इस बार ऐसा हुआ कि आर्टिक सी में समर्स में शिप्स सारी आर पार जा पाई। इस बार 2023 में ऐसा हुआ, 23 एंड 22 में ऐसा हो रहा है कि पहली बार आप समंदर से शिप्स लेके जा सक रहे हो फ्रॉम द नॉर्थ पोल। एंड अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगा। व्हाई? बिकॉज रशिया को डायरेक्ट एक्सेस किसका मिल जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज का। तो ये बहुत डराने वाली चीज है। क्लाइमेट चेंज जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट जरूर करेगा। ओके तो ये मेल्टिंग हो गया यहाँ पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज दिस ईयर एंड ऑल्सो लास्ट ईयर, ओके अगर मैं आप सबको बताऊं तो अगर मैं आप सबको साइबेरिया लेके जाऊं, चलो साइबेरिया भी नहीं, अगर मैं आपको इस रीजन में लेकर जाऊं, ओके ये जो रीजन है रशिया का, इसे हम लोग कहते हैं साखा रिपब्लिक। ओके साखा रिपब्लिक का जो कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल सिटी का नाम है वर्खोयांस। वर्खोयांस जो सिटी है जनाब, ये नदर्न मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न मोस्ट, यानी इसके ऊपर इतनी बड़ी सिटी कोई भी नहीं है। लगभग वर्खोयांस की पॉपुलेशन 3,20,000 है। ओके इतनी पॉपुलेशन है वर्खोयांस की। एंड ये नदर्न हेमिस्फीयर की नदर्न मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है बिकॉज ये आर्टिक सर्कल से ठीक ऊपर आती है थोड़ा सा। एंड इस बार 2023 में अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले की न्यूज है
कि वर्खोयांस में पता है टेम्परेचर कितना गया है, जहां पे विंटर्स में टेम्परेचर -50, -40, -55 तक चले जाता है, इस बार यहाँ का टेम्परेचर गया है 38 डिग्री सेल्सियस, 38। सो -38 इन विंटर्स एंड +38 इन समर्स। लगभग कितने डिग्रीज का डिफरेंस हो गया? 80 डिग्री। तो आप समझिए, आप बैठे हैं एंड आपके रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, क्या आप और मैं सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ की पूरी इकोलॉजी ही चेंज हो रही है। कंप्लीट इकोलॉजी ऑफ दिस स्फीयर इज चेंजिंग। ओके, तो ये तो एक बहुत डराने वाली चीज हो गई। अगर मैं आप सबको मेडिटेरेनियन रीजन में लेके आऊं, ओके, इफ आई टेक यू ऑल टू मेडिटेरेनियन रीजन, ओके, ये रीजन पूरा, ये जो कोस्ट है, ये पूरा कोस्ट, ये वाला, ओके, द मेडिटेरेनियन रीजन लाइक दिस। ओके, ये जो कोस्टल एरिया है, बताए यहाँ पे हो क्या रहा है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है ना, उसकी खासियत होती है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में होते हैं 300 डेज ऑफ सनशाइन, ओके, एंड ओनली 65 डेज ऑफ विंटर रेन्स। जो बारिश आती है वो खाली विंटर्स में आती है, बाकी 300 दिन यहाँ पे सनशाइन रहता है। तो अभी अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे बारिश सिर्फ विंटर्स में आती है, टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश है नहीं, तो पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन क्या एक्सपीरियंस करेगा? फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर्स। तो मेडिटेरेनियन रीजन में क्या हो रहा है? फॉरेस्ट फायर्स हो रही है। सेम चीज हो कहां पे रही है? सेम चीज हो रही है पूरा हमारे ताइगा जो बेल्ट आता है, जो हमारा एवरग्रीन वेजिटेशन का बेल्ट आता है, ये कंप्लीट बेल्ट, ये वाला इस साइड का, एंड कंप्लीट बेल्ट कनाडा का, ये वाला बेल्ट। यहाँ पे भी अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि न्यूयॉर्क का, अमेरिका का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया। क्यों? बिकॉज ये पूरा जो ताइगा बेल्ट है कनाडा का, ये पूरा झुलस रहा है अभी बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर्स। तो वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है किसको? मेडिटेरेनियन रीजन्स को, कैनेडियन आर्टिक को एंड साइबेरियन आर्टिक को। ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसको हमने अगर छोड़ दिया, एंड इन जनरल अगर मैं आपको बाकी एरियाज के बारे में बताऊं कि बाकी एरियाज पे धरती पे बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बेसिकली मैनिफेस्ट कर कैसे रहा है? तो क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है? ओके, एक्सट्रीमिटीज बढ़ा रहा है। एक्सट्रीमिटीज इन द सेंस ऑफ व्हाट? ओके, आप बोलेंगे सर ये एक्सट्रीमिटीज यानी क्या? यानी अगर बारिश गिर रही है तो बारिश बहुत कम दिन के लिए गिरेगी बट बहुत ज्यादा गिरेगी, तो मोर रेनफॉल इन अ शॉर्ट टाइम। अगर सूखा पड़ रहा है तो सूखा बहुत जम के पड़ेगा बट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो लेस रेनफॉल डेज आर इंक्रीजिंग, heavy rainfall days are decreasing and more rainfall is concentrated in less days. ऐसा normally देखा जा रहा है in the equatorial regions and in the tropical regions. And most importantly, ये जो पार्ट है धरती का, मीन्स ये वाला पार्ट इंडियन ओशन का, एंड इसके बाद का, चलिए इसके लिए हम लोग 2D मैप लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। ओके, अगर आप ये वाला कंप्लीट पार्ट देखेंगे, ये वाला कंप्लीट पार्ट में घुमा के यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ये वाले पार्ट में एक होता है फिनोमेनॉन जिसे हम लोग कहते हैं एल नीनो। दिस इज कॉल्ड एज एल नीनो। एल नीनो इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन। एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इन द सेंस क्या कि जो भी इस पार्ट में होगा वो इंपैक्ट कहाँ करेगा? इस पार्ट में, इस पार्ट में। तो इसे हम लोग कहते हैं वॉकर सेल। वॉकर सेल ऑफ पैसिफिक एंड वॉकर सेल ऑफ इंडियन ओशन। वॉकर सेल ऑफ पैसिफिक एंड वॉकर सेल ऑफ इंडियन ओशन इज लिंक्ड। अगर एल नीनो आ जाता है तो इंडिया पे मॉनसून जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, अगर एल नीनो का अपोजिट हो जाता है ला नीना, तो इंडिया के मॉनसून्स बढ़ जाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या हो जाते हैं? ड्राउट्स आ जाते हैं। एंड अगर आप अफ्रीका की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, पिछले 4 सालों में अफ्रीका में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रॉट आया है इस पार्ट में। इसे हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड इसके वजह से अगर आप इथियोपिया जाएंगे, अगर आप सोमालिया जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा है? आउट माइग्रेशन। फ्रॉम हियर व्हाट इज हैपनिंग? आउट माइग्रेशन इज हैपनिंग। तो
ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी क्या हो गया, माइग्रेशन। तो इवन माइग्रेशन ऑफ कंटेम्पररी टाइम्स इज लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। इसके लिए हमने नई टर्म निकाली है, उसका नाम है क्लाइमेटिक रेफ्यूज। तो फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर टू क्लाइमेटिक रेफ्यूजीज, दिस इज A to Z ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज राइट डाउन सम कमेंट्स, and do not forget to start the optional preparation with me. My name is Pritesh Mathurkar. We are starting our batches from 19th of June, that is Monday. So I welcome you all to this journey. Thank you all. Namaste everyone. See you all soon. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।